सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सूडान में सोने की खान ढहने से 11 मजदूरों की मौत, फिर उजड़ा गरीबों का घर। ईरान के हमले से बुरी तरह डर गया है इसराइल, खतरे का बहाना बनाकर जॉर्डन बॉर्डर पर बढ़ाई फौज। मिस्र बना रहा 60 दिन के गजा सीज फायर का प्लान, इसराइल को दी दोबारा हमला न करने की वार्निंग। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ की हमास लीडर से सीक्रेट मुलाकात, जंगबंदी पर हुई तफसील से बात। जीएचएफ का बड़ा दावा, हमास ने अमेरिकी सिक्योरिटी स्टाफ पर रखा इनाम, 12 रिलीफ वर्कर मारे गए। ईरान ने यूएन को भेजा खत, इसराइल और अमेरिका से नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग। ईरान ने पाकिस्तान से कहा शुक्रिया, इसराइल अमेरिका से जंग में साथ खड़े होने पर किया सलाम। और लेबनानी प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम बोले, मिलिशिया को निहत्था करना मुल्क की अपनी ज़रूरत, सिर्फ बाहरी दबाव नहीं। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की, और जितनी थी हेडलाइंस उससे ज़्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। पहले उन ममालिक की 2 खबरें जान लेते हैं जिनकी खबरें नीचे रहने की वजह से अक्सर देखे जाने से, सुने जाने से महरूम रह जाती हैं। सूडान के मशरकी इलाके में एक सोने की खान अचानक ढह गई, जिसमें 11 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। हादसा वीकेंड पर हवेद नामी एक रेगिस्तानी शहर में पेश आया, जो ईस्टर्न नाइल रिवर सूबे में वाक़ है। वहाँ पर एक सूबा है ईस्टर्न नाइल रिवर। सरकारी कंपनी सूडानीज मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड ने इस हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि कर्श अल्फील नाम की इस खान में उस वक्त खुदाई जारी थी जब ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बैठ गया। हादसे में 7 मजदूर भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज जारी है। कंपनी ने कहा कि मौके पर तमाम काम रोक दिया गया है और उन अफराद को सख्त वार्निंग दी गई है जो बिना इजाज़त के वहां खुदाई करते हैं। दोस्तों, सूडान अफ्रीका का एक अहम सोना पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन वहाँ सेफ्टी के इंतज़ामात बेहद कमज़ोर हैं। इसी वजह से ऐसे हादसे बार बार पेश आते हैं। सूडान में सोना पैदा होता है, लेकिन बेहद गरीब मुल्क है, खाना जंगी का शिकार है, और खाना जंगी करने वालों को भी सूडान की सी दौलत पर बहुत ज़्यादा जो उनकी नज़र है। खैर, 2023 में एक और अहम खान ढहने से 14 मजदूरों की मौत हुई थी सूडान में, जबकि साल 2021 में ऐसे ही एक हादसे में 38 लोग मारे गए थे। सूडान में ख़जाना ज़मीन से निकलता है, मगर बहुत से घर हमेशा के लिए इस ख़जाने की वजह से खाली हो जाते हैं। बढ़ते आगे, इसराइल बेहद घबराया हुआ है। ईरान के खतरे की बात कहकर इसराइल ने जॉर्डन बॉर्डर पर फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। इसराइली रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जॉर्डन के जरिए हमला करवाना चाहता है या करवा सकता है। असल में इसराइल अब ईरान से डर चुका है, और इस डर को हथियार बनाकर वो अपने कई और मकसदों को अंजाम देना चाहता है। कहते ना, आपदा में अफसर, तो डर को अपना मौका बना लिया है। खबर के मुताबिक 12 दिन तक चली इसराइल ईरान जंग के बाद अब इसराइली फ़ौज ने जॉर्डन की सरहद पर अपनी तैनाती तेज़ कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी का मानना है कि आने वाले सालों में ईरान की तरफ से सबसे बड़ा खतरा जॉर्डन बॉर्डर से हो सकता है, ना कि लेबनान या गजा से। आईडीएफ को शक है कि ईरान जॉर्डन के अंदर अपने प्रॉक्सी फोर्सेस की तामीर करके वहाँ की हुकूमत को भी कमज़ोर करना चाहता है, ताकि इसराइल को घेरा जा सके। इसराइल ने दावा किया है कि उसने एक नेटवर्क का पता लगाया है जो जॉर्डन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस नेटवर्क के बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं दी गई। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान साल 1994 से ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात, लेकिन राब्तों में अक्सर तलखी रही है। गजा पर इसराइल की जंग और घेराबंदी को लेकर जॉर्डन में बड़ी तादाद में इसराइल मुखालिफ एहतजाज भी हुए, और हुकूमत पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं आपको बताए देता हूँ। जॉर्डन की आबादी की मेजॉरिटी यानी कि एक बड़ा हिस्सा फ़लस्तीनी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो नस्ल के एतबार से फ़लस्तीनी ही है, एक बड़ी आबादी जॉर्डन की। और यही वजह है कि ईरान वहाँ से इसराइल को घेरने की कोशिश कर सकता है इन लोगों के ज़रिए। ये इसराइल का ख़दशा है। अब सवाल ये है कि ये ख़तरा हकीकत है या इसराइल की एक और सियासी चाल है। मगर जॉर्डन बॉर्डर पर फौजी साया अब और घना होता जा रहा है, ये भी एक अलग तरह के ख़तरे की तरफ इशारा कर रहा है। बढ़ते आगे, इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ हालिया फ़ौजी ऑपरेशन ने इलाके में, रीजन में बड़े सियासी मौके पैदा कर दिए हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहली तरजीह गजा में मौजूद बचे 50 होस्टेजेस की रिहाई है।
इसराइल में शिनबेट के दफ्तर के दौरे के दौरान नेतन्याहू ने एक अहम मीटिंग की और यहाँ कहा कि सबसे पहले हॉस्टेजेस को आज़ाद करवाना है, फिर गज़ा का मसला हल करना है और हमास को शिकस्त देनी है। ये वो 21 महीने से कह ही रहा है। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि हम ये दोनों मकसद हासिल कर लेंगे। इस बयान को इस्राएली मीडिया ने अमेरिका के दबाव के आगे एक सियासी झुकाव के तौर पर देखा है, ना कि नेतन्याहू की मजबूती के तौर पर। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इसराइल जंग खत्म करने की डील पर राजी हो ताकि वो पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा मुआहदा कर सके, अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें इसराइल के सऊदी अरब और शाम यानी कि सीरिया जैसे मुल्कों से ताल्लुकात बहाल किए जाएं। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर मिस्र से है। गज़ा में 60 दिन की जंगबंदी का नया प्लान मिस्र तैयार कर रहा है और उसने इसराइल को एक वार्निंग भी दी है कि सीज़ फायर के बाद दोबारा हमला किया तो इलाका तबाही की तरफ जाएगा। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बद्र अब्दुल्लती ने इतवार की शाम ऐलान किया कि काहिरा गज़ा में 60 दिन के सीज़ फायर एग्रीमेंट पर काम कर रहा है, यानी कि मिस्र। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा एक लंबे और पायदार अमन के सफ़र के बुनियाद बन सकता है। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में अब्दुल्लती ने ये कहा कि हम एक ऐसे समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिसमें 60 दिन की जंगबंदी शामिल हो और फिर उससे आगे बढ़कर सियासी हल की तरफ जाया जाए। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इसराइल को वार्निंग दी कि अगर मुआहदे के बाद फिर से हमला हुआ तो पूरे रीजन की स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने 19 जनवरी के उस सीज़ फायर का भी जिक्र किया जिसे इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के तोड़ दिया था। अब्दुल्लती ने ये कहा कि अमेरिका अब इस बात को समझ चुका है कि हर मुआहदे में ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं जो इसराइल को वादा तोड़ने से रोक सकें। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिस्र पर दुनिया भर से ये प्रेशर है कि वो गज़ा में बार बार टूटती जंगबंदी को किसी पुख्ता समझौते में बदले, और अब मिस्र कह रहा है कि अमन की डोर अगर टूटी तो इस बार इलाका संभाले नहीं संभलेगा। बढ़ते हैं आगे। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ की हमास के लीडर से एक खुफिया मुलाकात की खबर आई है। दोनों के बीच गज़ा में जंगबंदी और इंसानी तबाही पर देर तक बातचीत हुई है। तुर्की के खुफिया इदारे MIT के सरबराह इब्राहिम कालिन ने इतवार को हमास के सीनियर लीडर मोहम्मद दरवेश से मुलाकात की। ये मोस्ट सीनियर लीडर हैं हमास के। ये मुलाकात गज़ा में जारी इंसानी तबाही और जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में हुई। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अनादोलू के मुताबिक ये बातचीत एक नामालूम जगह पर हुई जिसमें हमास के सियासी काउंसिल के चीफ मोहम्मद दरवेश अपनी डेलीगेशन के साथ शामिल हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दोनों फरीकों के दरमियान गज़ा में सीज़ फायर मुआहदे को जल्द अंजाम देने और इंसानी राहत पहुंचाने के रास्ते खोलने पर तफसील से गुफ्तगू हुई। तुर्की एक अरसे से हमास के साथ करीबी रिश्ते रखता है और गज़ा की जंग में डिप्लोमेटिक सुलह की कोशिशों में एक अहम किरदार निभा रहा है। हमास को भी तुर्की पर बड़ा एतबार है और उसका डेलीगेशन आए दिन तुर्की की विज़िट पर जाता रहता है। अगली खबर का रुख करते हैं। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी कि GHF ने एक हैरान कर देने वाला बयान जारी करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमास ने गज़ा पट्टी में तैनात तमाम अमरीकी सिक्योरिटी स्टाफ पर इनाम रख दिया है, उनकी जान पर, उनको ज़ख्मी करने पर, और अब तक 12 रिलीफ वर्कर्स का कत्ल किया जा चुका है हमास की तरफ से। GHF जो कि इसराइल और अमेरिका की मदद से चलने वाला एक NGO है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मई महीने से गज़ा में इंसानी मदद की तकसीम में लगी है। UN से ये काम छीन लिया गया। ताज़ा बयान में GHF ने कहा कि हालात बेहद ख़तरनाक हो चुके हैं और उनकी टीम को जानी नुकसान झेलना पड़ा है। बयान में ये भी कहा गया कि GHF के बहुत से वर्कर अब गज़ा में राहत पहुंचाने से पीछे हटने पर मजबूर हैं, यानी ऐसा लगता है कि राहत का काम रुक जाएगा। अगर राहत का काम रुका तो दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि गज़ा की आवाम में हमास के लिए गुस्सा बढ़ जाए। क्या कोई प्लान है? वैसे हमास की तरफ से दावा किया गया है और किया जाता रहा है कि जिन लोगों को हमने मारा वो इसराइल के एजेंट थे जो खुद मदद लूट रहे थे ताकि हमास को बदनाम किया जा सके। अब खबरें ईरान से। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस से इंसाफ की मांग करते हुए ये डिमांड की है कि उसके मुल्क में हुए नुकसान का उसे हर्जाना मिलना चाहिए, और ईरान ने 12 दिन की जंग के लिए इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने का भी मुतालबा किया है।
ईरान ने यूनाइटेड नेशन से यूएन से इतवार को एक ऑफिशियल खत भेजकर ये मांग की है कि इसराइल और अमेरिका को हालिया जंग का जिम्मेदार ठहराया जाए और उनसे मुआवजा वसूल किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को लिखे इस खत में लिखा या कहा कि हम यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त करते हैं कि इसराइली हुकूमत और अमेरिका को इस जंग की शुरुआत करने वाला मुल्क करार दिया जाए और उन पर इसके नतीजों की पूरी जिम्मेदारी भी डाली जाए और इन दोनों को मुआवजा और हर्जाना देने के लिए मजबूर किया जाए। चलिए बढ़ते आगे। ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, कहा है भाई तुमने हमारा बहुत साथ दिया। इसराइल और अमेरिका की जंग में साथ खड़े होने पर जनरल मुनीर से बात की है चीफ ऑफ स्टाफ ने। ईरान की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने पाकिस्तान को इसराइल अमेरिका की 12 दिन की जंग के दौरान ईरान के साथ खड़े होने पर तहे दिल से थैंक यू बोला। जनरल मुसावी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फ़ोन पर बात की और पाकिस्तान के जुर्रतमंद मौक़िफ़ की तारीफ़ की। ईरानी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक जनरल मुसावी ने पाकिस्तान की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ज़ायनी हुकूमत की बेबुनियाद जंग के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठाई और ईरानी आवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया। अब खबर लेबनान से। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा है कि मिलिशियाओं को निहत्ता करना हमारी अपनी ज़रूरत है, सिर्फ बाहर वालों की मांग नहीं, सिर्फ बाहर वालों का दबाव नहीं। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुल्क के अंदर हथियारबंद तंजीमों को निहत्ता करना कोई बाहर से थोपी गई मांग नहीं, बल्कि लेबनान की अपनी ज़रूरत और आवाम की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि अगर हम वाकई एक मुकम्मल रियासत चाहते हैं तो फिर फ़ैसला हमें करना होगा कि क्या हथियार सिर्फ हुकूमत के पास होंगे या फिर हर सियासी तंजीम अपनी अलग बंदूक लेकर घूमेगी। अशर्क अल अवसत अखबार के मुताबिक नवाफ सलाम का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब लेबनान अंदरूनी तौर पर बगावत, सियासी उथल पुथल और हिजबुल्लाह जैसे मूवमेंट्स के हथियारों की वजह से सालों से एक नाकाम रियासत की कगार पर खड़ा है। अशर्क अल अवसत ये लिखता है। सलाम ने ज़ोर देकर कहा कि हमारे मसाइल का हल बैरूनी दबाव में नहीं बल्कि हमारी अपनी सलाहियत और जुर्रत में है और इसका पहला कदम है गैर रियासती हथियारों का खात्मा। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट की और बल्कि मेना रीजन की, तो आपके सामने ईमानदारी से रख दी हैं। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मेना। उम्मीद ये करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।